प्यारे बच्चों, हम वेक्टर गुणन पढ़ रहे थे। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसकी परिभाषा हम पढ़ चुके थे। इसके आगे देखिए ये कैसे इसके गुणधर्म उपयोग में हम लाते हैं, ये अब आप सीखेंगे। इससे जैसे हमने परिभाषा लिखी थी इससे पहले, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन। ये एन यूनिट वेक्टर था, ये हम समझा चुके थे आपको। अब इसके कुछ केसेस हैं। यदि आपके पास ये थीटा एंगल आपके पास जीरो हो जाए, यानी ये थीटा एंगल जीरो हो जाए तो क्या मतलब होगा, ये ए तथा बी वेक्टर समांतर हो जाएंगे होंगे। और इसकी वजह से जब थीटा बराबर जीरो होगा तो दिस इंप्लाइज, आप जानते हो साइन थीटा बराबर आपके पास जीरो होता है, तो आपके पास क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर जीरो आ जाएगा। उस दशा पे ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। ये पहला केस है। और इसी केस में यदि हम ए बराबर बी, दोनों वेक्टर आपस में अगर बराबर हैं, तो उस दशा पे भी अगर हम ए क्रॉस ए निकालें तो आप जानते हैं कि ए वेक्टर और दूसरा वाला ए वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। लेंथ में भी बराबर होंगे ये, और डायरेक्शन में भी बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो अगर हम इसी परिभाषा से निकालें और इसके बीच का एंगल हमारे पास थीटा बराबर जीरो है, तो ये बराबर जीरो हो जाएगा आपके पास। ये एक सीधी सी कंडीशन है। और दूसरी बात, अगर सपोज यदि आपके पास थीटा बराबर 90 हो आपके पास, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, ये आपके पास ए और ये वेक्टर आपके पास बी, और ये एंगल 90 है आपके पास, तो उस दशा पे ए क्रॉस बी आपको क्या मिलता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी साइन 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये इंटू 1 के बराबर आ जाएगा आपके पास, यानी ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी आपको मिल जाएगा। आपके पास ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू एन कैप आपके पास आता है। ये एन कैप का डायरेक्शन ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्कर से, ये डायरेक्शन आपको ये बताएगा, ये मार्कर। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने जब अदिश गुणन पढ़ा था, तो उस दशा पे आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता था आपके पास, और साथ ही साथ आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये 0 होता था। और अगर आप आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो, इसका मान बदलता नहीं था, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता था। जबकि यहाँ पर वो आपने देखा है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी बराबर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये आपने यहाँ पढ़ा है। अब इसी परिभाषा को आधार बनाते हुए, और आपने एक चीज़ और पढ़ी है इससे पहले, मैंने अभी आपको बताया ए क्रॉस ए बराबर आपके पास 0 होता है। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं कंडीशन आई जे के फॉर्म में। यदि हम आई क्रॉस आई करते हैं बराबर, इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी हम करेंगे, इसी तरीके से के क्रॉस के भी हम करेंगे। ये आई जे के यूनिट वेक्टर हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आई एक्सिस के अलॉन्ग अनुदिश जो इकाई सदिश है वो आई है, वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश है जो जे है, और जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश के है आपके पास। तो आई क्रॉस आई इस परिभाषा के अनुसार ये 0 हो जाएंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के समांतर है, और थीटा बराबर इसमें 0 है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं आई क्रॉस जे, इसका मान किसके बराबर होता है, अगर हम ये देखते हैं, देखिए आप कैसे पता चलेगा इसको। हम देखें, सपोज मैं एक्स एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो आई कह देता हूँ, यूनिट वेक्टर आई है एक्स एक्स की डायरेक्शन में। ऐसी वाई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई लंबाई है, ये लंबाई 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, 1 मीटर मान सकते हो, या कुछ भी मान सकते हो। जे इधर आ गया, और ये आ गया आपके पास के इकाई सदिश। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम गुणन आई से जे की ओर को परिभाषित करें तो ये कोण 90 डिग्री होता है। आई एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का में बनने वाला कोण 90 अंश का होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये अक्स एक दूसरे के पर लंबवत होते हैं। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जो आता है आपके पास, अगर हम कोण कौन सा देख रहे हैं, ये कोण फिर से यही वाला दिख रहा है आपको, जो ये पेंच दिखाई दे रहा है ना, कि पेंच जो घूमेगा ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पेंच आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन आएगा, ये जो यूनिट वेक्टर वहां पे को एन था वो के के बराबर आएगा। मतलब आई क्रॉस जे, आई का मॉड, जे का मॉड इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पे को आपके पास यूनिट वेक्टर एन जो है
वो k के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, i क्रॉस j दिस इज इक्वल टू i का मॉड j का मॉड 1 होता है, साइन 90 1 होता है, और ये n की जगह आपके पास k मिल जा रहा है। इसी प्रकार j क्रॉस k आपको मिल जाएगा, ये i के बराबर, k क्रॉस i मिल जाएगा आपके पास j के बराबर। अब ये कैसे मिला, अगर इसको याद करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा साइक्लिक रूप में फॉर्मूला है। आप i यहाँ लिख लीजिए, j यहाँ लिख लीजिए, k यहाँ लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ को चलूँ, इधर से इधर को चलूँ और इधर से इधर को चलूँ, तो आप देखेंगे कैसे चलूँगा मैं, i से j की ओर को चल रहा हूँ तो k मिल रहा है सीधे सीधे, यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको। और इस तरीके से j से k की ओर को बढ़ूंगा तो सीधे i मिलेगा, ये मिल रहा है। k से i की ओर को बढ़ूंगा तो j मिलेगा, यानी k से i की ओर को बढ़ूंगा तो j मिलेगा। जबकि अगर ऐसा कहता हूँ k से मैं j की ओर को सपोज बढ़ना चाहता हूँ, तो k से j की ओर आप देख रहे हैं ये तीर के हमें उल्टा बढ़ना पड़ेगा, जहाँ कोई तीर जा रहा है इसके अपोजिट बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास मिल रहा है, बच तो आ ही रहा है लेकिन हमें उल्टा जाना पड़ रहा है, डायरेक्शन विपरीत हो जा रहा है। डायरेक्शन विपरीत में आपने पढ़ा था कि ये डायरेक्शन इसमें माइनस आई के रूप में दिखाई दे। जब डायरेक्शन विपरीत हो जाता है तो डायरेक्शन माइनस साइन उसके आगे से आ जाता है। इस तरीके से इसका उल्टा कर देंगे, जो हम j क्रॉस i कह देंगे तो ये माइनस k मिल जाएगा आपके पास। इस तरीके से i क्रॉस k कर देंगे हम तो ये माइनस j मिल जाएगा। वैसे भी आपने इस परिभाषा से को भी यूज करके इस चीज़ को सीख सकते हो, ये वाली परिभाषा को भी, और साथ ही साथ ये नियम को, साइक्लिक रूप वाला नियम भी आप यूज कर सकते हो। अब हम इसके अनुप्रयोग में आते हैं, सदिश गुणन के अनुप्रयोग देखते हैं। अभी हम अनुप्रयोग में हम सबसे पहले लेते हैं कि त्रिभुज हमारे पास ओ ए बी है, हमारे पास सपोज इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज की एक साइड को मैंने ओ ए साइड को ए वेक्टर से प्रदर्शित कर रखा है और ओ बी साइड को बी वेक्टर से प्रदर्शित कर रखा है। इनके बीच का कोण थीटा है और इस थीटा कोण को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, और ये ऊंचाई h है, इस त्रिभुज की ऊंचाई h है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र आपने कक्षा 8 में पढ़ा है। अब 1/2 गुणा इसकी लंबाई, यानी कोई वेक्टर की लंबाई अगर हम लेते हैं तो उसको मॉड लेते हैं, तो मॉड ए इंटू एच, एच इसकी लंबाई है, नहीं एच इसकी ऊंचाई है। अब आप इस त्रिभुज में अगर देखें तो ये मान लो सपोज डी है, तो इस त्रिभुज में अगर देखते हैं तो ये लंब आपके पास मिलता है डी, इसकी लंबाई ओ बी साइन थीटा मिलता है। तो ओ बी साइन थीटा का मतलब क्या होगा, मॉड बी साइन थीटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, एच बराबर मॉड बी साइन थीटा आपके पास मिल जाएगा। तो 1/2 मॉड ए हमारे पास पहले ही था, एच की जगह मैंने लिख दिया मॉड बी साइन थीटा। तो आपको हल करके अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ आ जाइए एक बार। अब आप इधर देखिए, आपके पास ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन था आपके पास। एन जहाँ पे उसका डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन आपको पता ही है कि ये ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत होगा। और अगर मैं दोनों साइड मॉड लूँ तो हमारे पास यहाँ भी मॉड मिलेगा, और इधर भी मॉड लिया हमने, और इधर भी मॉड लिया, तो एन का भी मॉड लिया हमने साथ में। तो एन का मॉड हमारे पास 1 है, क्योंकि ये एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो 1 के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। तो मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर का बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। और देखिए हमें यही क्वांटिटी हमें यहाँ मिल रही है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। तो अतः है हमारे पास एक सूत्र स्थापित हो गया यहाँ पे, वो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। अब देखिए एक चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए आपको कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने त्रिभुज की प्रोसेस से चले वैसे ही हम इसकी प्रोसेस से चलेंगे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ए क्रॉस बी। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा एक ए और बी का, ए क्रॉस बी का मॉड। देखो बच्चों, इसमें अगर हम ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट अगर हम आई जे के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए का मान सपोज a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के है, और b का मान b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के है। तो a क्रॉस b को हम ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से गुणा कर रहे हैं, और जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मान प्राप्त होता है, और ये ऐसा मान मिलता है इसका। यानी अगर हमारे पास एक सारणिक है जिसमें आई जे के इसके पंक्ति के अवयव हैं, और a1 a2 a3, यानी ये पहले वाले अवयव a1 a2 a3 हैं क्योंकि पहले आया है, और इसके दूसरे वाले अवयव a2 b1 b2 b3 हैं। तो इसके मान को अगर हम याद कर लें तो a क्रॉस b का गुणनफल निकालना बहुत आसान होगा हमारे लिए। धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आगे वाली वीडियो पे हल करेंगे।